हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो, तो मेरे साथ रहना आप। काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे शीला फोम के बारे में। इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक जिसने इस होल रैली में लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी स्मॉल कैप की रैली हुई है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब उसका स्टॉक नहीं बढ़ा। तो रीजंस क्या रहे, और उन्होंने काफ़ी बड़े 2 एक्विजिशंस भी करे। तो एक्विजिशन करने के बाद भी, ग्रोथ ओरिएंटेशन देने के बाद भी स्टॉक जो है वो बाकी सब बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट इसने वो चीज़ परफॉर्म नहीं की है। तो उसका रीज़न क्या रहा, वही चीज़ हम यहाँ पर समझने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जैसे देख रहे हैं आप, 1 ईयर में स्टॉक अभी जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 सितंबर को, तो 1123 रुपये का है, और 1500 एक साल पहले। तो एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स हैं एक्चुअली, अगर हम ये चीज़ देखें। और अगर हम ये चीज़ को कंपेयर करें स्मॉल कैप के साथ, जो कि BSE स्मॉल कैप है, तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने लास्ट एक साल में 30% रिटर्न दिए हैं, और इसने -26% रिटर्न दिए। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट? इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड कंपनी, काफ़ी अच्छा DIS FI होल्डिंग है, वो सब बात करेंगे। लेकिन कंपनी ने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिया है लास्ट एक साल में, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और 2 जो एक्विजिशन है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये चीज़ थी। अब इनका अगर हम PE देखते हैं, तो मतलब सभी स्मॉल कैप का स्टॉक्स का PE ओवरऑल काफ़ी बड़ा है। अगर हम एक साल के PE के बारे में बात करते हैं तो वो थोड़ा कम है, राइट, अभी करंटली। और 5 ईयर के PE के बारे में थोड़ा ज़्यादा है, बट अगेन इट्स नॉट सिग्निफिकेंटली हाई। 54 है, और इनका मीन जो है वो 49 है। तो मतलब एक आसपास, एटलीस्ट प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से स्टॉक जो है अपने आसपास में ही है, राइट। तो मतलब एटलीस्ट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट इज़ नॉट, जो अपना उनका हिस्टोरिकल रहा है 5 साल में, वो एक एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं लग रहा है। तो अगर सिर्फ PE क्यों देखें, बाकी भी चीज़ें देखते हैं, तो प्राइस टू बुक देखा मैंने, तो प्राइस टू बुक तो 5 साल में एक्चुअली कम हुआ है, ठीक है। तो अर्निंग थोड़ा सा मतलब कम हुआ होगा, तो इसकी वजह से यहाँ PE जो है वो इवन हायर दिख रहा है। लेकिन प्राइस टू बुक है वो 6.62 है। तो 5 ईयर का जो मीडियन है वो अराउंड 8.55 है। तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे दिख रहा है। तो और भी देखते हैं, EV बाय EBITDA भी देख लेते हैं। EV बाय EBITDA जो है वो भी अराउंड आसपास है मीडियन के। 5 ईयर में, 3 ईयर में तो कम है एक्चुअली, 1 ईयर में तो काफ़ी कम है। तो अगेन एक वैल्यूएशन के जो मेजर हम पैरामीटर्स देखते हैं, राइट, मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो वो भी आसपास है 1 ईयर में, राइट, 3 ईयर में, 5 ईयर में आसपास है या कम है। तो सभी जो मेजरली एक पॉपुलर पैरामीटर हैं वैल्यूएशंस के, तो स्टॉक एक आसपास ही है अपने वैल्यूएशंस के। तो एक ना री रेटिंग हुआ है ना डी रेटिंग हुआ है, मतलब अपसाइड भी नहीं हुआ, वो वहीं पर चल रहा है स्टॉक, ठीक है। रिटर्न्स भी अगर हम ओवरऑल स्टॉक के देखें, राइट, तो 1 ईयर में तो नेगेटिव है, वो देखा ही हमने। 3 ईयर में भी 15%, चलो ठीक है, 15% का एक कैगर रिटर्न दिया है, बट स्मॉल कैप से काफ़ी ज़्यादा दिया है उस हिसाब से। और अगर हम 5 ईयर में देखें तो 6% का ही रिटर्न है स्टॉक का। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट? तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ओवरऑल बात पहले तो कर लेते हैं मेजर शेयर होल्डर, तो 73% जो है इंडियन प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर का बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। DIS 22%, तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब सिर्फ 1.89 पब्लिक के पास है सिर्फ। तो क्लियरली वेरी वेरी, मतलब इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन कंपनी, ठीक है। फिर भी जो है वो स्टॉक मतलब भाग नहीं रहा है, डिमांड नहीं क्रिएट हो रही है। मतलब SBI म्यूचुअल फंड जैसा स्टॉक का 8.7% का स्टेक है, कोटक महिंद्रा का 6.2% का स्टेक है कंपनी में, एक स्मॉल कैप कंपनी में, बट स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है? तो ये चीज़ें यहाँ पर अब समझने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो कंपनी करती क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक 5G एनालिसिस जो हमारा रहता है, राइट, उसके बेसिस पे बात करेंगे कंपनी करती क्या है। तो शीला फोम जो है एक बेसिकली एक मैट्रेस, गद्दे बनाने की कंपनी है, राइट। तो वो एक मेजरली इनका है। इनका 19% मार्केट शेयर है। ब्रांडेड मॉडर्न मैट्रेस, क्या होता है मॉडर्न मैट्रेस, सब चीज़ें समझाऊंगा आगे धीरे धीरे, ठीक है। काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इंडिया में सबसे बड़े प्लेयर हैं एक्चुअली ये मैट्रेस बनाने के उसमें, ठीक है। तो ये फोम बेस्ड मैट्रेस बनाते हैं ये, तो इसलिए शीला फोम नाम है। तो बहुत बड़ा पैन इंडिया प्रेजेंस है। 5600 मल्टी ब्रांड आउटलेट, जहाँ पर मैट्रेस की मल्टी ब्रांड है वहाँ पर इनका प्रेजेंस है। और 7500 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, अपने जो है ब्रांड आउटलेट्स हैं इनके। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में है, 5 ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग है, और एक स्पेन में भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो भी उस हिसाब से भी मतलब ग्लोबल प्रेजेंस भी है। तो इस तरह का ये बेसिकली इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रोडक्ट लाइन कैसी है। तो बेसिकली 2 पार्ट में इनका डिवीज़न है, होम कंफर्ट और टेक्निकल फोम। तो होम कंफर्ट बेसिकली इंक्लूड्स मैट्रेसेस,
ठीक है। तो वो चाहे घर पे यूज़ हो रहे हो चाहे होटल्स में यूज़ हो रहे हैं। मैट्रेस मतलब ओवरऑल मैट्रेस, ठीक है। तो पूरी रेंज ऑफ मैट्रेसेस इनके पास है। फिर फर्नीचर, कुशनिंग मटेरियल, राइट। फर्नीचर में अब हमारा सोफ़ा बनता है तो उसमें भी कुशन लगता है, जहाँ पर भी कुशनिंग लगती है तो वहाँ पर भी ये काम करते हैं। पिल्लोज बनाने में भी कुशन लगता है, राइट। सोफ़ा कम बेड्स में, फिर अदर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होम कंफर्ट में इनका आता है। टेक्निकल फोम जो है बेसिकली इट्स इन B2B बिजनेस। जैसे ऑटोमेटिव, अब ऑटो सेक्टर में जो हम कार्स होती हैं हमारी, तो उसमें सीट्स होती हैं, उसमें भी फोम होता है, तो वहाँ पे, राइट। और भी बहुत जगह छोटे छोटे हमारे हेडफोन्स होते हैं, उसमें भी फोम लगता है ना हेडफोन्स में। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स वियर में, लॉन्जरी में, क्लोथिंग में, तो वहाँ पर भी बहुत एक छोटे छोटे फोम्स का जो है आजकल टेक्निकल फोम्स का यूज़ होने लग गया है। तो वहाँ पर भी ये यूज़ बेसिकली करते हैं। साइलेंट टेक फोम है जो डीजल जनरेटर वगैरह में लगते हैं, मतलब बेसिकली साइलेंट करने के लिए मटेरियल को। अगर आप, हमारा भी ये जो रूम है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर भी चारों तरफ फोम लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो शीला फोम के लगे नहीं लगे, बट चारों तरफ फोम लगे हैं बिकॉज ऑफ साउंड इम्प्रूव करने के, मतलब साउंड को कंप्रेस करने के लिए और अच्छी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी यहाँ पर भी ये सारी चीज़ अकाउस्टिक में ये सारे फोम्स बहुत यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी इनका प्रेजेंस है और टेक्निकल फोम प्रोडक्ट्स वो उसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह के इनके दो डिवीज़न है। तो कहाँ से कितना 74% रेवेन्यू जो आता है वो होम कंफर्ट से आता है, मतलब मैट्रेसेस वगैरह से। और टेक्निकल फोम जो B2B जैसे मैंने बताया, तो उसमें 26% आता है। और उसमें और सेगमेंटेशन दिया है इन्होंने कि 74% का 41% जो है वो मैट्रेस से आता है, प्योर मैट्रेस से। अलग अलग टाइप के मैट्रेसेस हैं, ठीक है। और 21% कंफर्ट फोम एंड होम केयर प्रोडक्ट्स से आता है, और 12% फर्नीचर में जो फोम लगता है वहाँ से आता है। तो इस तरह का 26% टेक्निकल फोम ही है। तो इस तरह का इनका ओवरऑल चीज़ें हैं। थोड़ा वीडियो मैंने एज अ साइड की लंबा है बिकॉज इनके, मतलब एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस कंपनी की, इनके जो इंफॉर्मेशन ये देते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, अपनी अर्निंग कॉल्स में, या फिर अपने प्रेजेंटेशंस में, वो बहुत ही डिटेल होती है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड, मतलब मुझे एक अच्छा लगता है कि वो कंपनी जो इतनी ट्रांसपेरेंट है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, राइट। तो एक गवर्नेंस का एक पॉजिटिव थिंग मेरे को, मतलब वो बचता है मेरे लिए। तो इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा है इनका, काफ़ी डिटेल में दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अब हम सीधा बात करते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन टॉपिक है कि दो बड़े एक्विजिशंस किए हैं इन्होंने, कर्लॉन और फर्लेंको, रिसेंटली अनाउंस किए हैं। और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, और मार्केट क्यों मतलब एक्साइटेड नहीं हुआ सब चीज़ों के बाद भी। तो कर्लॉन जो है बेसिकली, आपने सुना होगा कर्लॉन के मैट्रेसेस भी आते हैं, नाम काफ़ी फेमस है। जो शीला फोम का जो मेन ब्रांड है वो है स्लीप बेल, ठीक है। कर्लॉन जो है उसका मेन ब्रांड कर्लॉन ही है, ठीक है। तो वो ये दोनों हैं, थर्ड लार्जेस्ट मैट्रेस प्लेयर हैं, 11% मार्केट। तो फर्स्ट ये थर्ड कर्लॉन इन्होंने एक्वायर कर लिया है। उनकी भी 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका नंबर थर्ड है, तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है। ये भी फैमिली रन बिजनेस थे, ठीक है। और इन्होंने एक फर्लेंको भी एक्वायर। अब फर्लेंको का अगर आप थोड़े सिटीज़ वगैरह में तो नाम सुना होगा, रेंट, फर्नीचर रेंट पे बेसिकली देते हैं। स्टार्ट उन्होंने वैसे किया था, अब आई थिंक दे आर सेलिंग फर्नीचर एज वेल। तो फर्नीचर को रेंट वगैरह पे वो बेसिकली करते हैं। तो उसको भी इन्होंने एक्वायर नहीं किया, मतलब उसमें एक 30-35% स्टेक लिया है बेसिकली, ठीक है। तो मेजर स्टेक लिया है। और तो वो इस तरह की दो कंपनीज़ का बात किया है, और उसके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं। तो कर्लॉन, जैसे मैंने बोला 95% स्टेक कर्लॉन में तो ले लिया है इन्होंने, ठीक है। ऑन इक्विटी 2000 करोड़ रुपए का उसका उन्होंने वैल्यूएशन निकाला। 30 नवंबर तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद है। फर्लेंको में उन्होंने 35% स्टेक लिया है, 857 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन की है, और 300 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें से दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्वियसली ये स्टार्टअप है फर्लेंको, ठीक है। आई एम श्योर इट्स लॉस मेकिंग वगैरह होगा, तो उस थॉट प्रोसेस से ये चीज़ें हुई हैं। कर्लॉन का जो इन्होंने रैशनल बताया है कि कर्लॉन क्यों किया और कर्लॉन कैसे डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारी मार्केट प्रेजेंस बढ़ेगी, बिकॉज ये जो फोम सेगमेंट है या ये मैट्रेस सेगमेंट है, ये अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी बहुत है। आई डोंट नो, आप सब अगर कमेंट कर सकें कि कितने लोगों ने एक्चुअली एक ब्रांडेड मैट्रेस यूज़ करते हैं आप सब में से, कि भाई स्लीप वेल है, कर्लॉन है, या कोई भी और डूरोफ्लेक्स करके कंपनी है। तो एक ब्रांडेड मैट्रेस आप में से कितना ही लोग यूज़ करते हैं, और कितने लोग जो हैं वो साथ वाले अपने कोई शॉप है उसमें से गद्दे बनवाए हैं जिन्होंने, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट जो है अनऑर्गेनाइज्ड है इसमें। जैसे मैं इंडस्ट्री में बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे मार्केट प्रेजेंस हमें बढ़ानी है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करना है अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कर्लॉन जो है प्रोडक्ट वाइज वो क्वायर बेस्ड मैट्रेसेस में काफ़ी बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो मैट्रेसेस फोम के बनते हैं, क्वायर के बनते हैं, वो भी चीज़ें बात करेंगे, बट क्वायर के बनते हैं, फोम के बनते हैं, कॉटन के बनते हैं, ठीक है। तो जो ये जो है शीला फोम, ये दिस आर मेन फोम बेस्ड मैट्रेसेस पे ज़्यादा इनका फोकस है। और कर्लॉन जो है इट इज़ मोर क्वायर बेस्ड,
ठीक है, क्वायर बेस्ड मैट्रेस पे इनका मतलब ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें एक तो प्रेजेंस बढ़ रहा है हमारा, और कस्टमर जो है काफ़ी बेस्ड काफ़ी डिफरेंट है। शीला फोम इज़ मोर प्रीमियम कस्टमर, इट्स हैज़ मोर प्रीमियम ब्रांड। स्लीपवेल इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियम ब्रांड। उनके पास एक थोड़े मिड प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं, बट कर्लॉन इज़ मोर मास सेगमेंट प्राइस पॉइंट मार्केट, ठीक है। तो क्योंकि क्वायर बेस्ड जो मैट्रेसेस होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, फोम बेस्ड थोड़े महंगे होते हैं, और कॉटन भी थोड़ा सस्ता होता है। तो इस तरह से ये मैट्रेसेस का प्राइस पॉइंट चलता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें एक कस्टमर बेस भी बड़ा हो रहा है हमारा, क्योंकि हम अब एक प्रीमियम सेगमेंट में, अब हम एक मास सेगमेंट में घुस रहे हैं विद कर्लॉन एक्विजिशन। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कर्लॉन जो है वो ज़्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी है मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में उनका प्रेजेंस। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स क्या होते हैं कि एक आउटलेट में सब ब्रांड वो बेच सकता है। जब सपोज मेरी शॉप है जहाँ पर मैं फर्निशिंग का सामान बेच रहा हूँ, तो मैं सब ब्रांड बेच सकता हूँ। और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जो कंपनी के होते हैं, जो सिर्फ वही बेच सकता है उसका, तो मतलब उन्होंने चाहे किस तरह की भी फ्रेंचाइजी ली है या खुद बेच रहे हैं। तो स्लीपवेल मतलब जो शीला फोम है, उनका मेजरली जो मॉडल है वो ज़्यादा ईबीओ फोकस्ड है। वो अपने खुद के स्टोर्स बनाते हैं या फिर ईबीओस के थ्रू बेचते हैं, जबकि कर्लॉन इज़ मोर एमबीओ, ठीक है। तो मल्टी ब्रांड, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा वो भी है कि काफ़ी एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि वो एमबीओ में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम एमबीओ में भी हमारा प्रेजेंस बढ़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ेंगे, क्योंकि इनके भी अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स में 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में ये अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि हम कम से कम 2% तक अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकते हैं। फिर केपेक्स सेविंग, अब इनको ये कह रहे थे कि भाई हमारी कैपेसिटी जो है वो एक ऑलमोस्ट अच्छी खासी यूटिलाइजेशन पे थी। हमें वैसे ही सोच रहे थे कि हम केपेक्स में मतलब नया प्लांट सेटअप करें, ये सब करें, तो वो चीज़ अब हमें शायद थोड़ा ज़्यादा टेंशन नहीं रहे, क्योंकि हमारा केपेक्स की सेविंग हमारी हो गई है। तो ये सब इन्होंने रैशनल दिया कर्लॉन का। तो कर्लॉन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बोला, कर्लॉन का नाम, उसका जो मेन ब्रांड है वो कर्लॉन ही है, ठीक है। वो मास और मास प्रीमियम में है, और उसकी प्राइस रेंज 4,000 से 1,00,000 है। उनका दूसरा जो है, जो थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, विच एक्चुअली स्लीपवेल के साथ कॉम्पीट करता है, उसका नाम है स्प्रिंग एयर, ठीक है। वो प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड है। ऐसे कंफर्ट यूनिवर्स है उनका, जो B2B फोम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, होम कंफर्ट फर्नीचर में है वो, और ओरिजिन्स उनका एक प्लानट फ्रेंडली चेयर, सोफा चेयर वगैरह, इस तरह का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कर्लॉन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रेस से उनका 64% आता है, जो उनका रेवेन्यू है, जिसमें से रबराइज्ड क्वायर, जैसे मैंने बोला क्वायर बेस्ड जो होते हैं उसका 30% उनका सेल आता है। फोम बेस से 25% आता है, और स्प्रिंग मैट्रेस से ऑलमोस्ट 9% आता है, ठीक है। और पीयू फॉर्म जो है वो उनकी होलियर कंफर्ट यूनिवर्स के नाम से है, ठीक है। वो टेक्निकल फॉर्म बेसिकली, उसमें जो उनका टेक्निकल फॉर्म था, इनका टेक्निकल फॉर्म इसमें, और उसका भी 26% था, इनका 25% आता है। और फर्नीचर से इनका 11%, जो सोफाज, पिल्लोज, ये सब चीज़ें, ये अलग से इनका अलग सेगमेंट है। तो इस तरह से बेसिकली कर्लॉन का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इनके फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो मतलब प्रॉफिटेबल है कंपनी, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर श्योर, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब उनका जो FY22 में था 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, और 19 करोड़ रुपए ही उन्होंने बेसिकली कमाए, क्योंकि FY22 में कोविड वगैरह का रीज़न था। तो मतलब उससे पहले, लेकिन अगर हम देखें FY20 का देखें तो 128 करोड़ रुपीज़ बेसिकली कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बेसिकली एक है। तो अब इन्होंने बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिनर्जी कैसे बैठेगी, वो भी इन्होंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं, जो भी मतलब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, वो 20% अपना जो सामान बेचते हैं वो EBO से, मतलब एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट से बेचते हैं, और 80% मल्टी ब्रांड आउटलेट से बेचते हैं। शीला फॉर्म लेकिन उल्टा है बिल्कुल, वो 80% एक्सक्लूसिव से बेचता है और 20% ही और ये लेकिन कर्लॉन बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि भाई हमारा MBO में एक अच्छा प्रेजेंस बन जाएगा, हम अपना सामान MBO में भी पुश कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट दिखाया इन्होंने। दूसरा ये ज़्यादा बड़ा बेनिफिट लगा है कि इनका अगर मार्केट शेयर देखें तो शीला फॉर्म हैज़ ए बिग प्रेजेंस इन नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट रीजन में ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। लेकिन ईस्ट एंड साउथ में दे डोंट हैव मच प्रेजेंस, तो सिर्फ 15% और 20% है। कर्लॉन जो है ज़्यादा अच्छा साउथ और ईस्ट में दे हैव ए बिगर मार्केट शेयर एक्चुअली, ठीक है। तो जोग्राफिकली वाइज ऑल्सो इट वॉज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस, राइट। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस, सो दैट विल ऑल्सो गिव अ बिग बेनिफिट टू देम, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इनका थॉट प्रोसेस ये था। तो इन्होंने और भी बताई कि मार्केट शेयर हमारा 19% है, इनका 11% है, तो दोनों का 29% मार्केट शेयर हो जाएगा ओवरऑल, तो विच इज़ बिग।
ये फोम मेट्रेस में है, ये क्वायर में है, ठीक है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। इनका नॉर्थ और वेस्ट है, ईस्ट है, तो ये है। डिस्ट्रीब्यूशन फोकस ईबीओ क्या है, एमबीओ, ये इसका बेनिफिट है। ये मास और प्रीमियम पोजिशनिंग है, फोकस्ड ऑन पीयू फोम मेट्रेस, ये मास और प्रीमियम पोजिशनिंग फोकस्ड ऑन रबराइज आउटमेंट। 11 फैसिलिटीज है इनकी, 10 फैसिलिटी, तो 21 फैसिलिटी इनकी मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्होंने कहा कि भाई अच्छी खासी हमारी सिनर्जी बैठ रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अब कैसा दिखेगा, मैट्रेस में शीला फोम के ये प्रोडक्ट्स हैं, कर्लॉन के ये प्रोडक्ट्स हैं। फर्लैंको जो इन्होंने एक्वायर किया उसके तो ऑब्वियसली वो मैट्रेस तो नहीं बनाता। फर्नीचर में इनके कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनका होम कंफर्ट करके फर्नीचर प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ये पिलोज वगैरह बनाते हैं खुद के, उसके नाम से बेचते हैं कर्लॉन, पिलो बना के। ये तो पिलो में अपना फर्स्ट फोम लगाते हैं, खुद नहीं बेचते। फर्लैंको ऑब्वियसली फर्नीचर बेचता है। फिर इनका टेक्निकल फॉर्म वगैरह में ये सब ब्रांड्स हैं, और ये जॉइस और इंटरप्लास तो इनका प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया है, और इनके एक कंफर्ट यूनिवर्स है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से हमारा बेसिकली पोर्टफोलियो सेटअप होगा। फर्लैंको को एक्वायर करने का थॉट प्रोसेस क्या था इनका, कि भाई ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग जो फर्नीचर रेंटल इंडस्ट्री है, ये बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये बेसिकली कहा कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड है कि 26% का कैगर है इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट का, ठीक है, फर्नीचर रेंट पे लेने का, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए बोला कि भाई हमें लग रहा है कि एक तो हम R&D इनके साथ बेटर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन बेस्ड R&D कर सकते हैं, और क्रॉस सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। भाई शीला फोम के जहाँ EBOs हैं वहाँ पर कुछ फर्लैंको के प्रोडक्ट्स बेच लो, मतलब फर्नीचर बेच लो, ठीक है। और जहाँ फर्लैंको के आउटलेट्स वगैरह हैं, ऑनलाइन हैं, तो वहाँ पर शीला फोम के या फिर कर्लॉन के प्रोडक्ट्स बेच लो। तो इन्होंने कहा कि ये काफ़ी हमें थोड़ा सा उस तरह से लगा कि एक हमारे जो स्पेस में ही फर्नीचर और हम बनाने लग जाएंगे, तो थोड़ा हम बेसिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टाइप सब मान के चलो, ठीक है। तो वो थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगा इनको वो थॉट प्रोसेस इनका था। कंपनी तो अभी तो ऑब्वियसली इन्होंने ये भी बताया कि FY25 में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो अभी तो डेफिनेटली इट इज़ नेगेटिव। तो अब ग्रुप स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो शीला फोम की एक जॉइस फॉर्म करके कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जॉइस इज़ अ बिग ब्रांड इन ऑस्ट्रेलिया। फिर इंटरप्लास इज़ अ बिग ब्रांड इन स्पेन। स्टैको इनकी एक टेक कंपनी है, IT कंपनी है बेसिकली, तो वो भी दूसरे के लिए काम करती है, छोटा है वो प्लेयर, बट वो भी 100% सपोर्ट है। कर्लॉन आ जाएगी 95% और फर्लैंको 35%। तो दिस इज हाउ देयर स्ट्रक्चर नाउ विल बी। तो फाइनेंशियल्स ऑफ फर्लैंको भी देखो कितना, मैं वो कह रहा हूँ ना, इनके डिटेल्स कितने अच्छे से देते हैं। बहुत कम कंपनीज इस तरह का डिटेल देंगी कि भाई एक्वायर किया इसके 4 साल के, वो भी देख लो, तो वो बहुत अच्छे से देते हैं ये। तो रेवेन्यू फर्लैंको देखो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। FY22 में, 25-3 में स्पेशली कोविड वगैरह के टाइम पे ये काफ़ी बढ़ा, ठीक है। तो 157 करोड़ का रेवेन्यू है। कस्टमर इनके देखो हर साल 30-40 हज़ार कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल्स में कस्टमर एडिशन, और ये नए एक्वायर किए हैं इन्होंने कस्टमर्स, तो हर मंथ में कितने एक्वायर हो रहे हैं, 3-3.5 हज़ार कस्टमर जो हैं वो हर मंथ एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनको लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा एक स्पेस बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी कितनी सारी हो गई हैं, तो 11 इनकी ऑलरेडी हैं इंडिया में, और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑस्ट्रेलिया में, तो ये हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। तो कर्लॉन की अब टोटल ये इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो जाएंगी। ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप में, अगर हम स्पेन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो इनका कंपनी है जॉइस, उसका 40% मार्केट शेयर है PU फोम बिजनेस में, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर भी दे हैव ए गुड इनफ मार्केट शेयर, तो मतलब ऐसा वो नहीं है कि छोटी प्लेयर नहीं है। ओवरऑल यूरोप में इनका जो मार्केट शेयर है वो भी ऑलमोस्ट 1% है ओवरऑल यूरोप में PU फोम में, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक स्पेन में भी इनका अच्छा है, और ये अब सोच रहे हैं कि यूरोप से, बिकॉज US हैज़ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स, बट वो यूरोप से अलाउ कर देते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अपने स्पेन वाले जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ की जो कंपनी है, वहाँ से दे विल सेल टू US एज वेल। तो ऐसा इनका प्लान चल रहा है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इनका 71% ही रेवेन्यू इंडिया से आता है, 15% ऑस्ट्रेलिया से आता है, 14% यूरोप से आता है। तो मतलब डिसेंटली गुड प्रेजेंस है इनका, उस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा प्रेजेंस है इनका यूरोप एंड उसमें भी। तो अब पोस्ट एक्विजिशन इन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारी प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी, क्लोजर टू कस्टमर्स, कैप्चरिंग द एंटायर मार्केट, ड्राइविंग पेनिट्रेशन, और ये सब चीज़ें। तो उसमें और डिटेल में बात करते हैं कि कस्टमर के पास जाएंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमारे अब EBOs बढ़ गए हैं, हमारे MBOs बढ़ गए हैं। तो पहले 6100 EBOs हो गए हैं, और MBOs भी हमारे 12,000 से ज़्यादा हमारे MBOs बढ़ गए हैं। एड स्पेंड हमारा धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं, 2.6% ऑफ द सेल, एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट मोर, ठीक है। इनका एंटायर मार्केट कैप्चर करने का ऑब्वियसली प्लान है। इन्होंने कहा कि भाई हमारा लग्जरी में स्लीपवेल और स्प्रिंग एयर के नाम से, प्रीमियम स्लीपवेल और कर्लॉन, और मास स्टारलाइट और कर्लॉन के नाम से हम बेसिकली करेंगे। तो हम पूरा मार्केट एक हर तरह का, और क्वायर में भी
पीयू फॉर्म में भी और स्प्रिंग मैट्रेस, ये 3 टाइप के मैट्रेस होते हैं। स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग लगता है, होटल्स वगैरह में जो रहते हैं हमारे मैट्रेस वो स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं मोस्टली। घर पे आई थिंक मोस्टली व्हाट वी यूज़ मोस्टली इस फोम या फिर कॉयर मैट्रेसेस होते हैं ज़्यादातर। कॉयर थोड़े सस्ते होते हैं, फोम मैट्रेस थोड़े महंगे होते हैं, या कॉटन मैट्रेसेस भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, और ड्राइविंग पेनिट्रेशन, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, एक्वायर्ड ब्रांड्स, ओन्ड ब्रांड्स, उसमें कैसे हम पढ़ा है, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स भी हम 100 करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे इन्होंने अलग अलग चीज़ें करी हैं इन्होंने कि भाई हमने 1980s में टेक्निकल पीयू फॉर्म में किया, फिर हमने B2C मैटर्स बिजनेस में एंटर किया, फिर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स एंटर किया, फिर हमने होम केयर, कंफर्ट होम या फर्लों को इन्वेस्टमेंट, और ये सब चीज़ें हमने किया। और इवन इंडियन रेलवेज में भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, इंडियन रेलवेज का आई थिंक मेजरली जो फोम चेयर्स वगैरह पे जो फोम होती है उनकी, वो मेजरली यही करते हैं, सबसे बड़ा प्लेयर यही है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर भी दे है प्रेजेंट। अब हम थोड़े सेक्टर की बात अगर करेंगे, ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें इंडियन मैट्रेस मार्केट, तो ऑब्वियसली कॉटन मैट्रेस इज मेजरली बिकॉज दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में मेजरली इस तरह से ये मार्केट प्रेजेंट है कि मतलब कॉटन मैट्रेस एक है, मॉडर्न मैट्रेस जो बोलते हैं, जो पीयू फॉर्म के, क्वायर के, ये सब चीज़ें जो है वो 35% ही आता है। ओवरऑल मार्केट अगर हम बात करें तो 58% एक्चुअली फोम है वैल्यू वाइज, ठीक है, और 20% कॉटन है, ये 16% है। तो इस तरह से क्वायर है ये सारा मार्केट ओवरऑल। मतलब अगर हम यहाँ बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड का सेगमेंट को छोड़ दें, ऑर्गेनाइज के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, तो इस तरह से ये ओवरऑल सेगमेंट है। तो फोम इज मेजरली ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज में फोम मैटर्स आर मेजरली सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, मॉडर्न मैटर्स इंडस्ट्री में देखें 60% अनऑर्गेनाइज्ड है, 40% ही ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग, वो भी हम बात करेंगे। और ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में ही मतलब फोम ऑब्वियसली मेजर है, क्वायर है, स्प्रिंग है। ठीक है, मॉडर्न मैट्रेस अगर हम प्राइस पॉइंट के बाद देखें, ठीक है, तो 50% मिड और प्रीमियम, 54% जो है वो मिड और प्रीमियम सेगमेंट में सामान बिकता है। तो करलॉन वगैरह जैसे इनका जो ब्रांड है, या इवन स्लीपवेल। और 18% प्रीमियम ब्रांड है, 3% लग्जरी ब्रांड्स हैं, और 25% इकोनॉमी ब्रांड इनके। बेसिकली दिस इज हाउ मैट्रेसेस आर सोल्ड। टाइप जैसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, पीयू फॉर्म मेजरली है, फिर स्प्रिंग और रबराइज क्वायर जो है ये मैट्रेसेस। तो स्प्रिंग पीयू फॉर्म ही सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे ज़्यादा बिकता कैसे है? जनरल ट्रेड। ठीक है, तो जनरल ट्रेड मतलब शॉप्स, अपनी शॉप से बिकता है। 71% मैट्रेस जनरल ट्रेड से बिकते हैं। 20% इंस्टीट्यूशन मतलब होटल्स वगैरह जो ये लेते होंगे, कंपनीज लेते होंगे, तो 20% मैट्रेस वहाँ से बिकते हैं। 8% इज मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड मतलब जैसे डीमार्ट जैसे स्टोर्स। ठीक है, तो इस तरह का डीमार्ट जैसे स्टोर्स हैं, तो वहाँ पर मैट्रेस बिक रहे हैं। या डीमार्ट को छोड़ दो, होम सेंटर वगैरह मतलब इस तरह के स्टोर्स हैं। 8% वहाँ से, और 1% ई कॉमर्स से। सर 1% ई कॉमर्स से सामान अभी बिक रहा है, तो विच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मेजरली मैट्रेस हैं, राइट। कॉटन को छोड़ दें हम, बिकॉज कॉटन मोस्टली ऑर्गेनाइज सेगमेंट में यूज़ नहीं होता, और ये डिक्लाइन हो रहा है जो भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, और तुम्हारी कमर के लिए, सब चीज़ों के लिए इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, दैट्स व्हाट दे से। बाकी सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो दैट वी शुड नॉट गो। तो पीयू फॉर्म जो है एट मैट्रेस सबसे बड़ा है, फिर स्प्रिंग मैट्रेस है, रबराइज्ड क्वायर है। ठीक है, तो पीयू फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और 50% मार्केट शेयर उसकी हम बात कर चुके हैं। साइज़ जैसे कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो FY18 से FY23 में ऑलमोस्ट मतलब 80% जो है वो साइज़ बढ़ गया है, मार्केट साइज़ ऑफ मॉडर्न मैट्रेस। ठीक है, और मार्केट शिफ्ट कैसे जा रहा है, देखो आप, ब्रांडेड और अनब्रांडेड, राइट। तो कैसे कैसे हम अभी जो है 60% अनऑर्गेनाइज्ड है, अनब्रांडेड है। वो एक्सपेक्टेड है कि भाई FY28 में 5, तो ऐसा बहुत फास्ट अनऑर्गेनाइज सेगमेंट लूज़ नहीं कर रहा है मार्केट शेयर, बट लूज़ कर रहा है। ठीक है, अब 29% मार्केट शेयर है इनका। सेकंड जो कॉम्पिटिटर है उसका 12 से 14%। आई थिंक ड्यूरोफ्लेक्स इज द सेकंड। ड्यूरोफ्लेक्स करके कंपनी है, उनका सेकंड मार्केट शेयर है, जिनका 12 से 14% मार्केट शेयर है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ब्रांड रिकॉल करलॉन की नॉर्थ में बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर कैसे कैसे इनकी है वो बताया हुआ इन्होंने। ग्रोथ ड्राइवर जो है, एक तो इंडियन रेलवेज में एज आई सेड ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ रुपए पर मंथ दे आर अर्निंग। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है। इनको लगता है कि जैसे जैसे इंडियन रेलवेज में बहुत कैपेक्स कर रही है गवर्नमेंट, इज लॉट फोकसिंग अ लॉट, तो वहाँ पर फोम्स मैट्रेस, मतलब मैट्रेस नहीं बल्कि फोम बहुत यूज़ होता है, टेक्निकल फोम बहुत यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ऑब्वियसली इज़ अ बिग प्ले। जैसे जैसे नए घर बनेंगे तो मैट्रेसेस चाहिए, तो वो तो है ही।
राइट। और काफ़ी पीएम आवास योजना में भी काफ़ी बड़े मतलब नए घर बन रहे हैं, तो उसमें भी दे विल प्ले अ रोल। ठीक है। और बाकी तो फोम जो है हर जगह यूज़ होते हैं, हमारे फुटवेयर में यूज़ होते हैं, हमारे हेडफोन्स में यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, हमारी कार्स में यूज़ होते हैं, राइट, बेडिंग्स में, फर्नीचर में, राइट। तो हर जगह आजकल फोम्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहाँ पर भी चारों तरफ ये फोम्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट एंड मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ है, अलग अलग सेगमेंटेशन के हिसाब से हर जगह यूज़ हो रहा है ये। ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली ओवरऑल हमारा है लग्जरी, मतलब होटल्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ग्रोथ है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें, राइट, तो लास्ट 3 साल में FY22 तक के इन्होंने रिजल्ट बताए हैं। जब इन्होंने बताया कि जब इन्होंने एक्वायर किया था FY22 के हिसाब से बात की थी इन्होंने, तो 9.7% का ही रेवेन्यू कैगर था स्लीपवेल का, और करलॉन का नेगेटिव था। ठीक है। मार्जिन जो हैं वो 10-11-12% एबिटा मार्जिन रहे हैं, 15। ठीक है। तो इनके इस हिसाब से रहे हैं, और इनके जो है कम रहे हैं ऑब्वियसली करलॉन के। ROC 17% है। डेट कुछ ज़्यादा बेसिकली है नहीं स्लीपवेल का। ओवरऑल अगर हम शीला फोम को समझें, राइट, तो 3 ईयर का कैगर 9.8% का है रेवेन्यू, 5 ईयर का 7.9%, 10 साल का कैगर रेवेन्यू कैगर इज 8.5%। नथिंग फैंटास्टिक एज आई सेड, नंबर्स डजंट शो कि मतलब जिस तरह का अपॉर्चुनिटी दिखता है जब हम इंडस्ट्री की डिस्कशन करते हैं, जिस तरह का अपॉर्चुनिटी दिखता है, जिस तरह का हर जगह ऐसा लग रहा है ये भाई फोम तो यूज़ होता है, हम हर जगह बात करें तो फोम तो यूज़ होता ही है, बट उस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है। तो लेट्स बी वेरी मतलब वेरी, तो मतलब 8-9% का कैगर है रेवेन्यू में, बट नथिंग सब्सटैंशियल, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। ठीक है। और वही चीज़ हमें इवन एबिटा में भी दिखी है। तो नथिंग ऐसा 196 का था FY17 में, और अब 297 है, राइट, इन 6 ईयर्स। वो डबल भी नहीं हुआ है अगर एबिटा का हम रेवेन्यू की बात करें। तो ये डेफिनेटली ये है कि नथिंग सब्सटैंशियल इन द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। सेम विद नेट प्रॉफिट, FY20 में 126 करोड़ का था, अभी 203 करोड़ का है, तो डबल भी नहीं हुआ है कितने 6 साल में। तो फिर मतलब आप 12% मतलब 9-7-8-9% का रिटर्न बेसिकली रहा है। 5 ईयर्स में 8.5% का रिटर्न है। 10 ईयर्स में अच्छा है अगर हम पहले देखें तो, बट 5 ईयर्स में इट्स 8.5% का रिटर्न ही है। मार्जिन्स अगर हम देखें तो 10% के एबिटा मार्जिन्स पे कंपनी करंटली है, अराउंड 10.3% पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% है। 13-14% तक गए हुए हैं ये कोविड टाइम पे, क्योंकि कोविड में मेरे को लगता है कि मैट्रेसेस की ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लोगों को मैट्रेस ज़्यादा चाहिए थे कंफर्ट के हिसाब से, चेयर्स वगैरह में भी ज़्यादा यूज़ था, फर्नीचर भी ज़्यादा बिक रहा था। तो शायद मुझे लगता है कि उस टाइम मार्जिन्स एक ये चीज़ नहीं माननी चाहिए हमें। एक 10-11% इज़ व्हाट आई एम सी एबिटा मार्जिन इज़ व्हाट दे आर कंफर्टेबल विद, जो इन्होंने करे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली इनका रॉ मटेरियल प्राइस जो TDI प्राइसेस हैं, राइट, जिससे फोम बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। वो 300 रुपये भी चला गया था एक बार। अभी लेटेस्ट नंबर जो है वो अराउंड 210 के आसपास है, जो मैनेजमेंट में मैंने सुना। ठीक है। तो अभी कंफर्टेबल पोजीशन पे है रॉ मटेरियल प्राइसेस, बट डेफिनेटली उनका मार्जिन्स रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। रिटर्न रेशियोज कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज नंबर्स नहीं आ रहे ना, कैपेक्स तो कर रहे हैं, ठीक है, बट उस तरह के रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो इसलिए कंसिस्टेंटली ROC ROE नंबर्स, एक 34% था एक टाइम पे FY18 में, बट वो अब 15% पे आ गया है। तो कंसिस्टेंटली वो डिक्रीज हो रहा है। डेट टू इक्विटी ज़्यादा नहीं है, डेट 0.929% ही है, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है डेट टू इक्विटी पर्सपेक्टिव से। ठीक है। और मैट्रेस रेवेन्यू, टेक्निकल फॉर्म रेवेन्यू, किससे कहाँ कितनी ग्रोथ आ रही है, तो दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो वॉल्यूम भी अगेन एज आई सेड, देखो 18 लाख का वॉल्यूम था मैट्रेस में, अब 20 लाख का है। तो नथिंग, मतलब अगर हम 4 साल में देखें तो नथिंग सब्सटैंशियल हैज़ हैपन इन द वॉल्यूम। टेक्निकल फॉर्म में भी 12,000 का वॉल्यूम, मेट्रिक टन का वॉल्यूम था, अब 15,000 का है। तो है ग्रोथ, बट अगेन इट्स नॉट समथिंग विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेम विद वॉल्यूम ग्रोथ हर जगह देखें हम, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ कंपनी ने दी है लास्ट 4-5 साल से। ठीक है। अगर हम बाहर का देखें, ऑस्ट्रेलिया का, तो देन अगेन देर इज़ अ ग्रोथ, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। लास्ट 3 साल में तो कुछ खास नहीं हुआ है, बट देर हैज़ बीन अ ग्रोथ। बल्कि इंटरप्लास जो था इनका, जो स्पेन वाला है, दैट हैज़ डन डिसेंटली वेल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इनका कंसिस्टेंटली रेवेन्यू रहा है, बिकॉज इंटरप्लास तो आई थिंक इन्होंने FY20 में ही एक्वायर किया, उससे पहले जीरो था, तो इसलिए उस हिसाब से इनका अभी रेवेन्यू चल रहा है। मैनेजमेंट टीम, राहुल गौतम जी ने ये फाउंड की थी कंपनी, राइट, तो ही इज़ द फाउंडर ऑल्सो, एंड 40+ अभी भी, मतलब अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो ही ओनली इज़ द पर्सन हु इज़ कम। तुषार गौतम, आई डोंट नो, मतलब बट आई थिंक ही इज़ हिज सन, तो ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपनी। CEO इन्होंने एक
प्रोफेशनल सीईओ हायर किया हुआ है, पीडीलाइट के चीफ बिजनेस ऑफिसर है रिसेंटली, आई थिंक ही दिस गाय हैज कम, ठीक है, नीलेश मजूमदार जी, हु इज मैनेजिंग दिस मेजरली एज अ सीईओ। ठीक है, तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से 74-75% का मार्केट मतलब मैनेजमेंट का शेयर भी है प्रमोटर का, तो एक कमिटेड मैनेजमेंट है, मतलब मुझे और कुछ ऐसा नेगेटिव कहीं पर भी हमें दिखा नहीं, तो कमिटेड मैनेजमेंट है, नो डाउट इन इट। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें कंपनी का कि की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, राइट, हमने सब समझ लिया है, राइट, सब चीज़ें 5G में फाइनेंशियल्स समझ लिए हैं, थोड़े वीक हैं, ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री समझ लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इंडस्ट्री, जब हम बात करते हैं तो लगता है कि यार ये तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, राइट, वैल्यूएशंस एक डिसेंट है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ता मिल रहा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्रीमियम पे है, स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया एज आई सेड इन द रिसेंट रैली एज वेल, राइट। और एंटरप्राइज के बारे में डिटेल में बात हो गई है, एक्विजिशंस के बारे में बात हो गई है, गवर्नेंस के बारे में भी डिसेंटली अच्छा ठीक ठाक हमारा थॉट प्रोसेस है। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल समरी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है मेजरली। तो हमने देखा कि भाई मार्केट शेयर एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, भाई 29% मार्केट शेयर हो गया करलॉन के बाद इन मैट्रेस, विच इज़ अ गुड वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, स्टीपवेल और करलॉन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप सब देख रहे हैं तो मोस्टली हम सब ने सुने हैं ब्रांड्स के नाम। इवन प्रेजेंस इन डेवलप मार्केट, राइट, तो वहाँ पर जहाँ पर मार्जिन्स अच्छे हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी हैं और डेवलपमेंट वहाँ पर मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू आ रहा है वहाँ से, तो अच्छा खासा प्रेजेंस है कंपनी का वहाँ पे, दे हैव बीन एबल टू डेवलप इट, और एक्वायर करके ये कंपनी से एक्वायर किया तो उसमें अच्छा खासा इंटीग्रेशन किया है, सब चीज़ें अच्छे से हुई हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ 21 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, आई डोंट नो इफ इट इज़ टू मच नाउ विद करलॉन, ज़्यादा है कम है, बट ये समझना है कि एक लॉजिस्टिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट है, ये आसानी से लॉजिस्टिकली मैनेज नहीं होता है। अब मैट्रेस बन रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इजी नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन कंपनीज़ के, एज़ कम्पेयर टू मतलब कोई कंपनी जो सिर्फ एक ही जगह बनाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में बहुत महंगा पड़ता है। प्राइस चेन में, पूरे प्राइस चेन में आप मतलब लो से लेके एक मास सेगमेंट से लेके बिल्कुल हाई प्रीमियम प्रोडक्ट तक इनके पास अवेलेबिलिटी है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो गवर्नेंस कमिटेड है, ठीक है, तो मतलब क्लियरली प्रमोटर काफ़ी कमिटेड प्रमोटर्स हैं जो 75-24-74% का स्टेक लेके बैठे हैं, और ज़बरदस्त DIIs होल्डिंग है, राइट, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, एक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्ट्रांग होने से लगता है कि गवर्नेंस अच्छा होगा, बिकॉज मोस्टली ये चीज़ फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इंस्टीट्यूशंस के लिए टू इन्वेस्ट मनी, ठीक है। तो DIIs का बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है, मतलब सिर्फ 2% का स्टेक कंपनी का वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया है विद EBOs MBOs का थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेजेंस इनका हो गया। तो ये तो सब स्ट्रेंथ हो गई। अब वीकनेस क्या है, तो वीकनेस एक तो मुझे ऐसा लगा कि एक अनऑर्गेनाइज सेगमेंट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब इसमें मैं आपसे थोड़ा हेल्प लेना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने, कितने लोगों के पास एक, जैसे मैंने बोला कि ब्रांडेड गद्दा है, मैट्रेस है घर में, ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है फ्रैंकली, मतलब मैंने तो एक जस्ट साथ में शॉप है, उनसे जाके उनको बोला कि ये बनाना है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बना के दिया। इट इज़ अ फोम बेस्ड, बट आई डोंट थिंक इट इज़ सम स्लीप वेल या करलॉन, मतलब मुझे नहीं लगा कि उन्होंने बना के दिया हमें। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, और एंट्री बैरियर्स है ही नहीं कुछ, कोई भी इसको ईजीली इसमें प्रेजेंस ले सकता है। आप लोकल प्लेयर, आपका आसपास के जो लोग हैं वो उसी के पास जाएंगे, उसी से क्योंकि सर्विस मिलेगी, उससे जो भी है कंफर्ट लोगों को उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए कि इट इज़ वेरी एंट्री बैरियर्स आर लो, कोई भी आके इसमें एंट्री ले सकता है और इस प्रोडक्ट को बना सकता है, और मार्जिन अगर ठीक ठाक हैं तो दे कैन मेक मनी, ठीक है। तो मतलब इट ब्रांड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मतलब मुझे ऐसा नहीं कभी लगता है कि यार मेरे पास ये स्लीप वेल का गद्दा होना चाहिए या मेरे पास करलॉन का गद्दा होना चाहिए, तो ये चीज़ शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लोगों को इस सेगमेंट में ब्रांड की। और ऑब्वियसली एक मतलब जो भी डिज़ाइनर है, या अगर आजकल काफ़ी सारे लोग बेड वगैरह लेते हैं, जिससे भी लेते हैं, तो उनका भी एक टाइप्स इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं किसी फर्नीचर शॉप से बेड ले रहा हूँ तो साथ में गद्दा ले रहा हूँ, तो वो जो है अगर किसका ब्रांड बेच रहा है वो उसका भी एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, वो मिडिल मैन का। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट मान लो उसको या जो भी मान लो आप, ठीक है, बट ये एक एंट्री बैरियर्स की वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये ग्रो जो है एज ए कंपनी उसमें हमेशा चैलेंज रहेगा इनके लिए। फिर स्टैंड अलोन ग्रोथ तो है नहीं कुछ, पास्ट मतलब 4-5-6 साल में तो कुछ खास ग्रोथ कंपनी ने दिखाई नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ भी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, कॉस्ट वगैरह का कुछ ऐसा फैक्टर है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। और फर्लेंको इन्वेस्टमेंट आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा
अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो ये सिनर्जी सोच रहे हैं वो उस तरह की आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। आई डोंट नो हाउ मच फर्लेंको विल बी एबल टू क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स और कितना उनको बेनिफिट होने वाला है अनलेस एंड अनटिल फर्लेंको एक्चुअली बिकम्स वेरी बिग एज अ कंपनी। तो वो मुझे आई डोंट नो, मतलब रेंटल ऑफ फर्नीचर ये कितना बड़ा मार्केट है और फर्लेंको उसमें कितना बड़ा प्लेयर है। उसमें अगेन कंट्री बैरियर्स कुछ खास नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं फर्नीचर बनाने में, ये सब चीज़ों में, तो एक बहुत ही क्राउडेड मार्केट है वो भी। तो मुझे लगता है कि ये वो थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट मुझे ऑफ लगा। फिर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत हाई होते हैं इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इसीलिए वो बेनिफिट ऑफ मेकिंग, मतलब मेरे को जो मैट्रेस चाहिए मेरे पास वाला जो बना रहा है उसका मुझे हमेशा वो बेनिफिट रहेगा। अगर मेरे को स्लीप वेल का पास में है तो शायद मैं चले जाऊँगा उसके स्टोर पे, बट अगर कोई दूर है तो मुझे लगेगा यार उसको यहाँ से सामान लाने में वो मेरे से पैसे लेगा या जो भी है। तो एक लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि बड़े बड़े गद्दे होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं, तो उनको मैनेज करना, उसमें कॉस्ट लेना वो हमेशा इशू रहेगा। तो इसलिए जो पास वाला किराना हमारा गद्दा स्टोर है उसको शायद हमेशा एडवांटेज रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। और रॉ मटेरियल प्राइसिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। वो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है तो रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो हमेशा इनका इंपॉर्टेंस रहता है, वो मार्जिन्स पे हमेशा रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो मुझे लगा थोड़े से वीक हैं और इसकी वजह से शायद कंपनी जो ग्रो नहीं कर पा रही है पास्ट में 4-5 साल में, वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा कि उसने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। विद करलॉन, राइट, और ये सब एक्विजिशंस के बाद अगर ये सिनर्जी डेवलप कर पाए उन सब चीज़ों में और एक अच्छा खासा मार्केट शेयर को और गेन कर पाए, और मतलब मुझे लगता है कि टेक्निकल फॉर्म्स वगैरह में जो B2B बिजनेस है उसमें अगर अच्छा मार्केट ले पाए तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख सकती है। और जैसे मैंने बोला कि स्पेन से ये US में भी एक्सपोर्ट, तो वो चीज़ अगर हम अच्छे से वो डेवलप कर पाए, वहाँ पर भी ब्रांड बना पाए, तो देन इट इज़ अ लॉट ऑफ सम एलिमेंट्स जहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खराब ही आएगा, बट ये फ्यू थिंग्स हैं जो क्वेश्चन मार्क हैं, तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड लगता है मुझे। दैट इज़ व्हाट आई हैव। इफ़ यू फील इट इज़ अ गुड एनालिसिस लेट मी नो, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।